बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 15 है और चैप्टर का नाम है होम्योस्टेसिस। उसमें आज मैंने थोड़ी इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करनी है, वो है कंसेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। अब ये बात ध्यान में रखना कि हर ऑर्गेनिज्म जो इस कायनात में वजूद में आता है हमेशा एक फिक्स एनवायरनमेंट लेके आता है, और ये जो एनवायरनमेंट है वो आमतौर पे उसे एक जाइगोट सेल की शक्ल में शुरू में मिली थी, और ये एनवायरनमेंट उसे विरासत में मिली है, इनहेरिटेड हुई है, और इसी एनवायरनमेंट को वो पूरी लाइफ मेंटेन करता है, नियरली कांस्टेंट रखता है। और ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि आउटर एनवायरनमेंट के लिए उसकी ये एनवायरनमेंट सूटेबल होती है, यानी वो ऑर्गेनिज्म जहाँ आम तौर पे रहेगा उसके लिए ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट है आउटर एनवायरनमेंट के लिए मुनासिब है, वहाँ वो सर्वाइव कर सकता है। लेकिन आप देखते हैं कि जो आउटर एनवायरनमेंट है उसमें मुसलसल फ्लैक्चुएशन होती रहती है। उसके जो मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं, मसलन वाटर की बात करें, सॉल्यूट के हवाले से बात करें या टेम्परेचर के हवाले से बात करें, तो ये मुसलसल फ्लैक्चुएट होते हैं, चेंज होते हैं। लेकिन बॉडी की ये कोशिश होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि बाहर बेशक फ्लैक्चुएशन होती रहें, चेंजेस होती रहें, लेकिन इन चेंजेस का बॉडी पर इफेक्ट ना हो, इंटरनल एनवायरनमेंट पर इफेक्ट ना हो। इसलिए इंटरनल एनवायरनमेंट हर ऑर्गेनिज्म की ये कोशिश रहती है कि इसको मेंटेन करे। तो देखना ये है कि होम्योस्टेसिस है क्या। होम्योस्टेसिस जो है ये आम तौर पे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट है, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है, कंट्रोल ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लैक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है बाहर वाली एनवायरनमेंट में तब्दीली के खतरात से, नुकसान से। यानी बाहर जो चेंजेस आती हैं उससे जो अंदर नुकसान पहुंचना है उससे इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन करनी है। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट है फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लैक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। अब इस होम्योस्टेसिस के मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं। मसलन मैं बात करना चाहूँ ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से, तो ऑस्मो रेगुलेशन में दो चीजों को रेगुलेट किया जाता है, एक वाटर को रेगुलेट किया जाएगा और दूसरा सॉल्यूट को रेगुलेट किया जाएगा। तो जब बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट को बैलेंस रखा जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, तब्दील नहीं होने दिया जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। इसी तरह आमतौर पे एक लफ्ज है थर्मो रेगुलेशन, नाम से जाहिर है कि इसमें कंट्रोल किया जाएगा टेम्परेचर को। यानी थर्मो रेगुलेशन क्या है, ये आमतौर पे मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मेंटेन करना है विद इन ए टॉलरेबल रेंज, यानी बर्दाश्त की हद तक, बर्दाश्त की रेंज तक इंटरनल एनवायरनमेंट को, इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है, दैट इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन, यानी मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन ए टॉलरेबल रेंज। इसी तरह एक्सक्रीशन के हवाले से हम बात करेंगे। एक्सक्रीशन क्या है, यहाँ रिमूव किए जाते हैं, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है उन्हें बॉडी से रिमूव करना होता है, बॉडी से बाहर निकालना होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो हम इस चैप्टर में होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन के अंदर हम ये तीन टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन होगा, थर्मो रेगुलेशन है और एक्सक्रीशन के हवाले से। और मैं बात कर रहा था कि
जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के वो मुसलसल फ्लैक्चुएट करते हैं और लाज़मी बात है उन्होंने इफेक्ट करना होता है इंटरनल टेम्परेचर पर, इंटरनल सॉल्यूट पर, इंटरनल आमतौर पे वाटर लेवल पर। लेकिन बॉडी की ये कोशिश होती है कि आमतौर पे जो इंटरनल चेंजेस हैं वो एक लिमिट तक रहें। यानी इसका मतलब ये हुआ कि होम्योस्टेसिस का कतन ये मकसद नहीं है, मतलब नहीं है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना है, बल्कि होम्योस्टेसिस का मतलब है कि इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर चेंज लानी है ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विद इन ए टॉलरेबल रेंज, विद इन ए नैरो रेंज। यानी मामूली हद तक इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंज लाई जाती है। और ये जो चेंजेस हैं जो इंटरनल एनवायरनमेंट में आती हैं इनकी दो किस्म की रेंज होती है, एक हाई रेंज लेवल है और एक लो रेंज लेवल है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो बॉडी का टेम्परेचर हाई रेंज लेवल तक चला जाएगा, यानी इंसान की बॉडी का टेम्परेचर आमतौर पे 38 तक चला जाएगा। और अगर बाहर टेम्परेचर कम हो गया है तो इसका मतलब है अब जो चेंजेस आएंगी वो लो लेवल रेंज वाली होंगी, यानी अब टेम्परेचर 36 के करीब रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि होम्योस्टेसिस का ये कतन मकसद नहीं है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना है, बल्कि इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज लानी है विद इन ए नैरो रेंज। इसी तरह अगर कोई बॉडी वहां पाई जाती है जहां वाटर की सप्लाई ज्यादा है तो इसका मतलब ये कतन नहीं होगा कि बाहर जितना पानी है बॉडी में उतना आ जाएगा, बॉडी फ्लडेड हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बॉडी को फ्लडेड नहीं होने दिया जाएगा। हाँ, अमाउंट वाटर की थोड़ी बहुत इंक्रीज हो सकती है, फिर बॉडी एडजस्ट करेगी। इसी तरह अगर बॉडी ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, बल्कि बॉडी के अंदर पानी की लेवल थोड़ी बहुत चेंज होगी, यानी कम होगी। बॉडी उसको एडजस्ट करेगी, कोशिश करेगी, मुख्तलिफ मैकेनिज्म उसके अंदर ऑन हो जाएंगे ताकि इस लेवल को जो है आमतौर पे एडजस्ट किया जा सके। और ये जो हमारा बॉडी का जो सिस्टम है होम्योस्टेसिस का, ये बिल्कुल फिजिकल सिस्टम जैसा है, यानी मशीनरी जैसा है। फ्रिज के अंदर भी एक सिस्टम कूलिंग आमतौर पे काम करता है, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी ये कूलिंग सिस्टम काम करता है। तो हमारा ये सिस्टम लिविंग सेल का सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिस्टम फिजिकल सिस्टम जैसा है। यानी इस कंट्रोल सिस्टम में भी 3 कंपोनेंट्स हैं। रिसेप्टर्स हैं जिन्हें थर्मो रिसेप्टर्स भी कहा जाता है, और ये रिसेप्टर्स का काम होता है कि बॉडी में होने वाली जो आमतौर पे चेंजेस हैं उनको डिटेक्ट करना, मालूम करना कि बाहर टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है, अंदर बॉडी कम है या ज़्यादा है। इसी तरह पैगाम वसूल करके भेज दिया जाता है कंट्रोल सेंटर की तरफ, और कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन है, तो कंट्रोल सेंटर उसको एडजस्ट करता है और इसके बाद फिर पैगाम उसे भेज देता है आमतौर पे इफेक्टर्स की तरफ। और इफेक्टर्स का काम होता है बॉडी में रिस्पांस शो करना, और हमेशा बॉडी जो है आमतौर पे रिस्पांस बाहर में होने वाली चेंजेस का इनवर्स देती है, उलट देती है। अगर देखिए रिसेप्टर्स ने सिर्फ रिसीव करने हैं पैगामात चेंजेस को, तो आमतौर पे चेंजेस को डिटेक्ट किया, फिर उसने सिग्नल भेज दिए कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर ने फिर कंट्रोल करवाना है इफेक्टर्स के जरिए। इस किस्म के मैकेनिज्म को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म है। लेकिन अगर फीडबैक मैकेनिज्म में रिस्पांस इफेक्टर जो है उलट शो करें, कैसे कि अगर देखें बाहर टेम्परेचर लाजमी बात है इंक्रीज हुआ है तो बॉडी क्या कोशिश होगी टेम्परेचर को डिक्रीज करने की, यानी अब बॉडी ये करेगी कि इफेक्टर्स कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो ये जो चेंज है, ये जो रिस्पांस है, ये बाहर वाली तब्दीली के उलट है। तो है तो फीडबैक, लेकिन इसे हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। तो इसी तरीके से बॉडी हमारी आमतौर पे फिजिकल फ्रिज में आप देख लें कि जब कूलिंग ज़्यादा हो जाती है तो उसका स्विच ऑफ हो जाता है, और जब कूलिंग कम होती है तो स्विच ऑन हो जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।